basic discussion. Okay, just a minute, give me 1 second. Disturbance. Yeah, I'm sorry too much actually disturbance. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइंट जहां पे हमने लास्ट टाइम एंड किया था सेशन. We discussed in scientific way about how to understand that God really exists or not. So we did various logical discussions. So आप में से कोई एक दो एग्जांपल शेयर करना चाहेगा? How do you understand that? How we can understand, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि लॉजिकली हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या फिर देयर इज अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दिस होल वर्ल्ड एग्जिस्ट. सो कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? मे बी एनीवन? सम सिंपल एग्जांपल ओनली फ्रॉम द लास्ट सेशन जो भी आपने डिस्कस किया था हमने. Yeah, anyone can give any simple example. Anyone remembers out of that ABCDE formula about satellite earth, that example? Any sort of example किसी के भी याद हो तो कोई? Okay, no one wants to tell? सूर्यांश, you would like to tell anything? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप उसमें से कोई एग्जांपल? Yes sir, yes sir. Yeah. Hello. Yes, yeah, please go ahead. Okay. All right sir. Sir, let us talk about the ABCDEF formula. So in this formula we have for letter A it's art. Since our art is created, so therefore there is an artist who has created that art. Simply जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि किसी ने ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसे किसी ने या फिर बनाया ही होगा उसे, तो एक आर्ट के लिए आर्टिस्ट होता है. ऐसे ही हम नेचर में देखते हैं कि नेचर एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और सिंस हमने नहीं बनाया नेचर को, तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट बीइंग होगा, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल भी होगा, जो कि रिसोर्सेज को इतने ज़्यादा अच्छे से यूज़ भी कर. Yeah, okay. और I think one example is fine. बाकी हम और से भी fine. Thank you, सूर्यांश. Some noise is coming. Someone is unmuted. Okay. So yes, thank you, Suryansh, for explaining artist implies artistry and the logic behind it. Okay, fine. हम बाकी इसके बारे में भी और आगे डिस्कस करते रहेंगे, because the topic requires some more kind of thought process. अगर ध्यान से हम सोचेंगे तो और हमें डाउट्स आएंगे और एग्जांपल आएंगे. सो मे बी अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल. सो एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर टुडेस डिस्कशन. या और किसी के कोई क्वेश्चन होंगे, दैट आल्सो वी विल टेक इन द एंड. या सो ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट सेशन में जैसे हमने देखा कि कैसे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और हमने स्टार्टिंग के सेशन में आप सब लोगों ने भगवत गीता से भी हमारा लाइक स्टार्ट किया था. व्हाई भगवत गीता इज सो रेलेवेंट टुडे, सो मेनी पीपल फॉलोइंग भगवत गीता. द नेचुरल क्वेश्चन में कम दैट व्हाट इज दैट इन दीज scriptures like Bhagavad Gita ke so many people are reading, are getting benefited. So how to logically understand this thing? तो ये सब चीजों को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं. दे प्रोवाइड अस वैल्यूएबल नॉलेज.
दे आर द रियल मैनुअल फॉर अस। तो ये आज हम समझने का और इस पर डिस्कशन करने का, बेसिकली आपके कोई क्वेश्चंस हो करेंगे आंसर करने का कोशिश। ओके, सो लेट अस गो देयर द प्रेजेंटेशन। So discover the manual of life. So this is what we are going to discuss today. इसमें इनिशियल पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा दिस इज लाइक द बैकग्राउंड ऑफ दैट, जो इनिशियली रहेगा जिसको मैं थोड़ा सा क्विकली कवर करने का ट्राई करूंगा, एंड देन वी विल गो मोर इनटू द डिटेल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, कैसे स्क्रिप्चर्स में जो हमें नॉलेज मिलता है दैट इज वेरी वैल्यूएबल। इस पर हम बाद में आएंगे। सो ये आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, 3 ways to gain knowledge, स्पेशली 3 ways to gain knowledge, and then imperfect knowledge leads, 4 defects lead to imperfect. So this would be our second sort of discussion, and then how Vedas or scriptures give us complete knowledge. तो ये 3-4 चीजें हैं जो आज हम कोशिश करते हैं how much we will be able to cover. So let us see. So we'll begin with this story. एक छोटा सा सिंपल स्टोरी है जिसका एक्चुअल में जो अंडरस्टैंडिंग है we will get in the end के like how this is relevant in our discussion. लेकिन स्टोरी से अच्छा एक हमें लेसन मिलेगा जो हम लास्ट में रिवील करेंगे. So this is a story of 6 blind persons. तो 6 लोग हैं, they can't see well, they are blind, and they came across an elephant. एक एलिफेंट है, उसके सामने वो आए, उनको एक एलिफेंट को दिखाई दिया. या सो वो एलिफेंट दिखाई दिया और सबने उसके अलग अलग पार्ट्स को पकड़ लिया, लाइक वो बिकॉज दे वर ब्लाइंड, दे कुड नॉट सी, एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट एन एलिफेंट इज, कि एलिफेंट क्या होता है, ये उन्होंने सबने समझने का कोशिश किया, लाइक अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग. तो किसी के हाथ में उसका लाइक समवन गोट होल्ड ऑफ द टेल, किसी के हाथ में पूंछ उसका मिल गया, किसी को उसका लाइक द ट्रंक पार्ट, किसी को उसका ईयर्स किसी ने पकड़ लिए. तो फिर उससे वो समझने का, एक दूसरे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं व्हाट एन एलिफेंट इज. सो व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन हु इज हैविंग होल्ड ऑफ हिज लेग्स, पर्सन नंबर 6, वो क्या समझ रहा होगा कि एलिफेंट क्या होता है? What would be his perspective कि एलिफेंट क्या होता है? He does not know about the whole reality. उसको कुछ देख नहीं सकता, उसने बस सिर्फ उसका पैर पकड़ा है, like that's all. So वो क्या सोच रहा होगा कि एलिफेंट कैसा होता है? Yeah, any guesses? कुछ भी? About anyone you can tell, like even 2, जो person 2 है, he has got hold of the tail, उसने उसका पूंछ पकड़ा है. तो what he would be thinking? Simple. This one is more simple. कि वो क्या सोच रहा होगा जिसने उसका पूंछ को पकड़ा है कि एलिफेंट क्या होता है? Okay, something in the chat. Yeah, animal. Okay, animal. Yeah, animal is big term. Elephant is an animal that is there. लेकिन जैसे 2 ने उसका सिर्फ टेल पकड़ा है तो उसको कुछ रस्सी जैसा लग रहा होगा, बिकॉज ही डज नॉट नो अबाउट द होल थिंग. वो पूरा नहीं जानता है कि एलिफेंट क्या होता है, उसको बस सिर्फ रस्सी हाथ में है. जैसे 6 है या फिर 4 है, 4 ने उसको उसके पेट को हाथ लगाया हुआ है तो उसको ऐसा लग रहा है कोई वॉल है, बहुत बड़ा दीवार है, मतलब उसको बाकी पार्ट्स का तो कुछ पता ही नहीं. 6 ने उसके लाइक लेग्स को पकड़ा है तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये एक ट्री है बहुत बड़ा. Isn't it? मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? This is how what I'm trying to say. Yeah, like snake. Correct. So snake जैसा आगे टेल जिसने पकड़ा है, तो ये like just an example है, स्टोरी है, इसका एक पर्पस है. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत क्रूशियल है, उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर करें कि अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू हु इज करेक्ट अमंग्स्ट ऑल ऑफ देम. उनमें से कौन व्यक्ति सही समझ पा रहा है कि एलिफेंट क्या होता है? Who is thinking correctly about a snake? Can anyone tell? No one.
ओके, यस, दैट इज वन आंसर, बट थोड़ा और सोचिए। कोई अनम्यूट कर कर भी बोलना चाहता है, दे कैन आल्सो स्पीक एनीथिंग। ओके, सो लेट मी टेल। एक्चुअली जैसा आप सब बोल रहे हैं कि नो वन इज करेक्ट इन एन एब्सोल्यूट मैनर, बट रिलेटिवली ऑल ऑफ देम नो समथिंग। मतलब जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा है तो वो समझ पा रहा है कि हाँ ये एक रस्सी जैसा है या स्नेक जैसा है। सो एक्चुअली व्हेन full knowledge is not known to us, we know only some part of the knowledge, तो हम complete picture को समझ नहीं पाते हैं। So especially about God, especially knowing about God is like that. जब हमें कंप्लीट पिक्चर इस पूरे वर्ल्ड का, हमें हर एक फिनोमिना का, पूरे वर्ल्ड की चीजों का, या फिर हमें लाइक अबाउट स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता है, तो इस वर्ल्ड में लोगों का अपना अपना छोटा छोटा नॉलेज रहता है अबाउट गॉड, कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। तो वो रिलेटिव नॉलेज रहता है, वो नॉलेज मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, अपने हिस्से पर वो थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, बट द होल नॉलेज, व्हेन वी गेट टू नो दैट होल नॉलेज, तब हमें पूरा पिक्चर समझ में आ पाएगा। तो जैसे यहाँ पर फिर क्या हुआ स्टोरी में, वन पर्सन who was not blind, जो ब्लाइंड नहीं थे, वो आए, उन्होंने पूरा उनको पिक्चर को जोड़ के बताया कि जिसको आप उसका पूंछ सोच रहे थे, दैट इज उसका, लाइक जिसको आप रस्सी सोच रहे थे वो पूंछ जैसा है, एंड देन उसका ट्रंक होता है, उसके टीथ हैं, उसके पैर हैं, और पूरा उनको समझाया। देन ऑल ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड व्हाट एन एलिफेंट इज। तो इसी तरह से हम सब लोगों को भी, जब कोई एक व्यक्ति जो स्क्रिप्चर के बारे में जानता है, या फिर हम स्क्रिप्चर को अच्छे से पूरा समझ पाए, स्पेशली भगवत गीता जिसमें सारा नॉलेज है, तो देन वी विल बी एबल टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट गॉड इज। कोई लोग कहते हैं कि भगवान तो बस एक शक्ति है, कोई लोग कहते हैं भगवान बस लव है, कोई लोग कहते हैं भगवान ऐसे हैं, कोई लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन ये नॉलेज अपने जगह पर थोड़ा थोड़ा सा है, छोटा छोटा सा, उसका कुछ वैल्यू है, लेकिन जब हम कंप्लीट पिक्चर लेंगे स्क्रिप्चर्स से, तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में एब्सोल्यूट नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज क्या है, लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। अभी हम एक पोर्शन करेंगे जिसको कहते हैं 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो ये लाइक आज हम छोटा सा इसको टॉपिक को लेंगे, बिकॉज ये आपके मन में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान के बारे में कैसे जाना जा सकता है, या फिर भगवान के बारे में साइंटिफिक तरीके से कैसे जाना जाए, और या फिर भगवान होते हैं या नहीं, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया उसी के एक्सटेंशन में ये पार्ट रहेगा। सो कोई भी नॉलेज को गेन करने के 3 तरीके होते हैं, लाइक 3 वेज: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, जो हमें दिखता है उसके बेसिस पर जो नॉलेज मिलती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज अनुमान प्रमाण, जो बेस्ड ऑन वेरियस ऑब्जर्वेशंस या थ्योरीज जो होता है, जो गैस वर्क जिसको बोलते हैं। अनुमान का आप लोगों ने मीनिंग अगर हिंदी में समझेंगे तो अनुमान मतलब तुक्का लगाना, एक तरीके से अनुमान। जब हमें एमसीक्यू के आंसर नहीं पता होता तो जो हम करते हैं आप सब लोग जानते ही हैं, तो उसको गैस वर्क बोलते हैं। हम सोचते हैं कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, सो दैट इज गैस वर्क। एंड थर्ड वे which is called as knowledge from a authority, hearing from a bona fide authority, that is called as शब्द प्रमाण। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम सब लोग इस वर्ल्ड की मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर रहे हैं स्पेशली, और इसी के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते तो इसलिए भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुना है, मतलब या फिर ये आप लोगों ने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। हैव यू हर्ड दिस? कि लोग बोलते हैं क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते तो वो होते नहीं, या फिर अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखने चाहिए। आप सब लोगों ने सुना है ऐसा लोग बोलते हैं, या ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम समझेंगे कि क्या जो हमें दिखता है
केवल सिर्फ वही नॉलेज होता है, या फिर जो हमें दिखता है क्या वो हमेशा ट्रू नॉलेज होता है? तो इज सीइंग इक्वल टू बिलीविंग? तो यहाँ पर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वी हैव सर्टेन सिंपल एग्जांपल्स, जैसे आप सब लोग ये देख पा रहे होंगे दैट दीज आर टू रेलवे ट्रैक्स, जो हमने रेल की पटरी देखी भी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फोटोग्राफ हमें दिख रहा है कि वो आपस में जाके कहीं दूर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू फोटोग्राफ। बट what do we know, will they ever intersect? क्या वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे? बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, what do you say, क्या वो करेंगे कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को? नो, बेसिकली नहीं करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। बट हमें हमारी जो आईज हैं, दे आर गिविंग अस द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज नॉट वन एग्जांपल, देयर मे बी लाइक मल्टीपल एग्जांपल। जैसे हम जो लेंस हैं, अगर कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करें, देन वी विल गेट वेरियस डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस। और ये फिनोमेना अगर आप लाइक कोई 9th 10th क्लास में है तो जानता होगा, रिफ्रैक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस रिफ्रैक्शन टिल नाउ? रिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, किसी ने पढ़ा है अभी तक? रिफ्लेक्शन तो सुना होगा आप लोगों ने, हैव यू हर्ड रिफ्लेक्शन फिनोमेना फिजिक्स में? या सो सिमिलरली रिफ्रैक्शन का भी एक फिनोमेना होता है। सो अगर आई थिंक 9th या 10th के फिजिक्स के सिलेबस में रहता है दैट दोनों ऑब्जेक्ट का अगर हमारा लाइक कोफिशिएंट अगर डिफरेंट होता है, म्यू बोलते हैं उसको, एक रिफ्रैक्टिव कोफिशिएंट। जैसे अगर इस आप डायग्राम में देखें या फोटो में देखें तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, पानी है, पानी का ग्लास है और ग्लास के अंदर पेंसिल डाला हुआ है। तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होता है और एयर का अलग होता है। तो दोनों के इंटरफेस पर हमें दिख रहा है कि वो पेंसिल जो है थोड़ा मुड़ गया है, बट एक्चुअल में पेंसिल मुड़ता नहीं। अगर आप निकाल के देखेंगे तो पेंसिल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सो आवर आईज आर अगेन चीटिंग अस, लाइक दे आर गिविंग अगेन आवर अस रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी एक सिंपल सा रीजन है जो अभी हम देख पाएंगे आगे चल के। मिराज भी एक फिनोमेना होता है इसी तरह से। सो ऐसा हम कह सकते हैं, जो हम देखते हैं वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, और इसके पीछे रीजन भी है। इसके पीछे सिंपल रीजन है क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे अंदर इन द सेंस ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और जनरली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, दे हैव दीज 4 डिफेक्ट्स। तो इन 4 डिफेक्ट्स की वजह से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है अपनी सेंसेस के थ्रू, वो हमेशा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज ऑलवेज सम एरोनॉटिकल और या फिर इरेटिक इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ उसमें एरर कभी ना कभी पॉसिबिलिटी रहता है। तो ये 4 जो डिफेक्ट्स हैं इसको हम देखते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो एक एक करके देखेंगे, स्पेशली इम्परफेक्ट सेंसेस से ही हमें सब समझ में आ जाएगा। इसको भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप लोग कुछ आंसर ज्यादा कर नहीं रहे, तो आई विल नीड योर हेल्प हियर। सो फर्स्ट थिंग इज, हमारा हियरिंग रेंज कितना होता है? एनीवन नोस व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर अ ह्यूमन बीइंग? ऑडिबल रेंज लाइक कितना फ्रीक्वेंसी, या हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज, व्हाटएवर। Yes, hertz and kilohertz, in that range, if you know, in hertz. So 20 hertz to 20,000 hertz. Yeah, correct. Thank you so much. So our hearing range is 20 hertz to 20 kilohertz or 20,000 hertz, whatever you may say. So if anything is beyond this range, अगर कुछ भी उस रेंज से बाहर है, फ्रीक्वेंसी से बाहर कोई भी आवाज है, तो उसको हम सुन नहीं सकते। So then how can we say that all of us कि जो भी हमारे पास complete information है? So our ears are limited. Similarly our eyes also have a range. आप लोगों को पता है हमारे eyes का क्या होता है? In wavelength maybe nanometer, if you know. Our eyes also have a visible range जिसको बोलते हैं, जिसमें vibgyor होता है, like these colors are there जिनकी frequency wavelength violet से लेके like
रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है दैट वे. तो एनीवन नोस व्हाट इज द wavelengths in which we can our eyes can see visible range? 380 to 700 nanometers. Yeah, correct. Yeah, nearly 400 to 700 nanometer, or exactly whatever you said, 380. So इस रेंज में हम देख सकते हैं, लेकिन इस रेंज के बाहर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम नहीं देख सकते, जो एक्स रेज होती हैं. जैसे हम सब लोगों ने को पता होगा, लाइक एक्सपेरिमेंट या फिर लाइक एक्सरे हमें कराना पड़ता है कभी कभी, मतलब किसी को कुछ चेक कराना है अपने बॉडी में, तो एक्सरे के लिए जाते हैं, तो वो मशीन के पास जाते हैं, बट we cannot see those rays coming to us, but they just hit our surface and then the equipments are able to measure something. तो उसी तरह से जो भी चीज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज के बाहर है उसको हम देख ही नहीं सकते. So what if God has a form which exist or which can be seen only in those frequency range? अगर भगवान का शरीर कुछ इस तरह का है कि वो इस फ्रीक्वेंसी से के बाहर ही हम उसको देख सकते हैं, मतलब वो इस तरह से बना है, so what to say then? Can we claim that we have eyes to see God? And if he speaks in a frequency which is less than 20 hertz and more than 20,000 hertz, so can we hear him? Can we claim that we can hear? No, right? Like that. और एक सिंपल एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा, लाइक हम सब लोगों के जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, that like to meet the prime minister of our country like नरेंद्र मोदी से अगर मिलना है किसी को हमें, तो do you think will it be a simple task कि हम उनसे जाके ऐसे ही मिल सकते हैं, और do we need some prior like some हमें मीटिंग करना पड़ेगा, उनसे टाइम लेना पड़ेगा? Do you think we need some qualification to meet prime minister? Some kind of meeting हमें set करना पड़ेगा, appointment लेना पड़ेगा? What do you think about this? क्या हम ऐसे ही मिल सकते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर से, या फिर हमें मीटिंग उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा? We need some qualification, ना? Yeah. करेक्ट. तो इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक कंट्री के लाइक सुप्रीम पर्सन है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसी तरह से जो भगवान है वो भगवान पूरे वर्ल्ड के सुप्रीम पर्सन है, लाइक ही इज द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड. सो सम क्वालिफिकेशन, सम मीटिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड टू नो अबाउट हिम. जो लोग क्लेम करते हैं कि अगर भगवान है तो मेरे सामने आ जाएं, अदरवाइज भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे तो कोई बोले अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे सामने आ जाएं तुरंत, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करते. बट दिस विल नॉट वर्क. वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है. उनसे मिलने के लिए हमें क्वालिफिकेशन सेट करना पड़ेगा. वी आवरसेल्फ नीड टू सेट सम क्वालिफिकेशंस लाइक दैट. तो इसी तरह से भगवान से को समझने के लिए भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन है जो हम अभी सीख रहे हैं, लाइक दिस भगवत गीता, teachings of Bhagavad Gita, following Bhagavad Gita in our life, and especially the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. So I hope all of you are chanting also regularly the Hare Krishna Mahamantra. Yeah, okay. So thank you. That is the most crucial thing of this whole discussion actually, because with that only, by chanting Hare Krishna Mahamantra, our minds will be controlled. आप सब लोग जो भी कर रहे हैं, they will themselves feel कि कैसे उनको help मिल रहा है life में. And I can personally tell from my own life, in my college days it really helped me actually. और अगर आप school time से ही अभी इसका habit like develop कर लेते हैं, then your life will be amazing. You will be so much secure that in today's world people are getting so many wrong habits, but you will be yourself very strong कि आप कभी भी कोई गलत habit acquire नहीं करेंगे, and you will always be good leaders of the society, good leaders in your education, in your studies, and you will be a exemplary person. Okay, so let us go ahead. So
जो हमने डिस्कस किया कि आईज जो है वो ब्लाइंड है इसके बाहर की जो भी रेंज होगी, तो इसके बाहर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो रेडियो वेव्स आर देयर, माइक्रोवेव्स आर देयर, इंफ्रावेव्स आर देयर, तो वो सब हम नहीं देख सकते। आवर आईज आर लिमिटेड, आवर ईयर्स आर आल्सो लिमिटेड। जो एलिफेंट्स हैं या फिर डॉग्स हैं, जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, बिकॉज दे कैन हियर दोस लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। वो उन लो फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम है, और उससे उनको कुछ सेंस कर पाते हैं, और जिसको उनकी सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं नॉर्मली, बट दैट इज व्हाट दे कैन हियर। सो लाइक दैट। सो लेकिन हम लोग सोचेंगे कि हम ये आपने लाइक लिमिटेशंस आर देयर, बट इवन आफ्टर दैट हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वी हैव डेवलप्ड, like microscope are there, telescope are there, so many other things are there. So can we claim that ki even after using these telescope, microscope और बाकी जो equipment, our knowledge will become complete? What do you think about this? कि after using this thing our complete capacity will increase, or we will be able to see the whole thing, पूरा पिक्चर हम देख पाएंगे? इसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? Our knowledge will still be incomplete. Yeah, so ये एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, like this is being said by a Nobel Prize winning scientist, तो वो बोल रहे हैं, maybe इसको कोई पढ़ेंगे, maybe okay, I will tell a name. Okay, सक्षम आप पढ़ेंगे इसको जो यहाँ पर लिखा है, this whole thing. Yes, sir. Even if we photograph stars, eventually we have to take in by our senses what the photo shows. Furthermore, without our senses, we cannot handle a camera. Even if we amplified refined by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect senses. Yeah, so ये again Vigner बता रहे हैं कि like we can use telescope, but certainly telescope will always have a limit also. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट इनफाइनाइट होती है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स लैब में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे तो दे आल्सो हैव अ रेंज, दे कैन आल्सो like magnify or like see up to a particular range. तो ऐसा करके ये बता रहे हैं कि रेंज जो है वो कभी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऑलवेज मेक इट एब्सोल्यूट लाइक दैट। सो ये हमारा फर्स्ट डिफेक्ट था कि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, उनकी कुछ लिमिटेशंस है, तो उस वजह से हमें नॉलेज जो है कंप्लीट नहीं मिल पाती। स्पेशली अगर हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं और बाकी भी प्रोसेसेस के बारे में समझना चाहते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट थ्रू दीज सेंसेस, कि हम सिर्फ देख के भगवान को समझ सकें, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक ऐसा लिमिटेशंस आ जाती है। देन सेकंड इज टू बी इल्यूजन, ये उसी का कंसीक्वेंस है, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वी टेक रॉन्ग कंक्लूजन्स। लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम एक ऑरेंज को टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन खाने के बाद, तो कितने आई थिंक सब लोगों को गुलाब जामुन पसंद होगा, तो गुलाब जामुन खाने के बाद अगर ऑरेंज टेस्ट करेंगे तो ऑरेंज हमें कैसा लगेगा, खट्टा या मीठा? सर खट्टा। और वही ऑरेंज अगर हम टेस्ट करेंगे लेमन को टेस्ट करने के बाद, तो देन द सेम ऑरेंज विल अपीयर स्वीट। या सिंपल। तो ऑरेंज तो एक्चुअल में उसका टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, बट बिकॉज आवर टंग इज डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसा उसको पहले एक्सपीरियंस हुआ था, उसने पहले अगर गुलाब जामुन खाया तो उसको ऑरेंज खट्टा लग रहा है, अगर नींबू खाया तो ऑरेंज मीठा लग रहा है। सो द नॉलेज इज लाइक लिटिल डाउटफुल नॉलेज, और इसी को इल्यूजन बोल रहे हैं कि वो करेक्ट नॉलेज नहीं हो पा रही है एब्सोल्यूट, बिकॉज सेंसेस थोड़ी लिमिटेड, ऐसा करके। तो यहाँ पर इसी तरह के एग्जांपल दिए गए हैं इसमें। देन थर्ड थिंग इज बिकॉज नॉलेज गलत हो जाती है, तो उस वजह से कभी कभी गलतियां कमिट करते हैं। सो जैसे इनिशियली लाइक व्हेन द रिसर्च वाज स्टार्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो इनिशियली सोचा गया कि जो ब्रेन है तो वो सिर्फ एक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को कूल करता है, मतलब उसका कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, ऐसा करके सोचा गया।
लेकिन नाउ वी नो दैट ब्रेन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, और इसीलिए लोग बोलते भी हैं हेलमेट वियर करके ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया, द पर्सन गेट्स कंप्लीटली डैमेज। सो इनिशियली जब ये नॉलेज नहीं होगा तो लोगों के अगर ब्रेन में चोट भी लग जाता होगा, पीपल वुड नॉट टेक मच केयर, ज्यादा ध्यान नहीं करते होंगे, इट वुड हैव रिजल्टेड इनटू वेरियस प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ पर्सन्स। तो जो नॉलेज है गलत होने की वजह से कुछ कुछ गलतियां कमिट हो जाती हैं इस तरह से। लाइक और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इनिशियली वो लाइक रिसर्च में कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए थे हम लोग इसका, लाइक इन साइंस फील्ड की क्या इसका यूज है। तो इसको बोला गया कि एक यूजलेस ग्लैंड है हमारे बॉडी में, इसका कोई यूज नहीं है। और जो लोग बोलते थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वो लोगों ने ऐसा भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया अगर भगवान एग्जिस्ट करते तो वो कोई यूजलेस चीज क्यों बनाते इस पूरे बॉडी में, ऐसा करके उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट किया। बट फाइनली पता चला कि एक्चुअली जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड होते हैं, ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं और ये एक्टिव होती हैं जब नीडेड होता है बॉडी में। तो ये बाद में पता चला दैट दे आर द मोस्ट क्रूशियल ग्लैंड्स लाइक दैट। तो देन पीपल आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि एक्चुअली इन द होल क्रिएशन अगर हम देखें, पूरा शरीर हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है दैट इट कैन नॉट बी मेड बाय एन सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन। द डिजाइन जो इस बॉडी का है वो बनाया गया है बहुत ही इंटेलिजेंट, सुपर डुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान जैसे ही एक व्यक्ति हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। लाइक द डिजाइन ऑफ दिस बॉडी सो कॉम्प्लेक्स, अगर आप ध्यान से सोचेंगे। लाइक हमारी जो आईज हैं वो बाहर जाती हैं तो एडजस्ट कर लेती हैं अपने लाइक फोकल लेंथ को, बाहर जाती हैं तो रोशनी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करती हैं। अंदर फिर हम अंधेरे में आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर से हमारा फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, आइरिस, वो सब पूरा फिनोमेना अपने आप ही वर्क करता है। हमें अलग अलग, लेकिन अगर हमें चश्मा यूज करना हो दोनों चीजों को देखने के लिए, देन इट वोंट बी पॉसिबल। तो जो हमारी आईज हैं दे ऑटोमेटिकली एडजस्ट ऑल दीज थिंग्स। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, कि कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, हाउ द ब्लड इज गेटिंग सर्कुलेटेड, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग सो स्मूथली। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब पता चलता है कि ये बॉडी के इस पार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया, देन हम उसको वरी करते हैं कैसे ठीक होगा। लाइक ऐसा होता है नॉर्मली। तो यही है कि so complex this body has been designed. Then next thing is cheating propensity. तो जब हम, पहली हमारी कमी थी कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इस वजह से हम गलत कंक्लूजन पे आते हैं और फिर कभी कभी गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए फिर हम धोखाबाजी करते हैं, चीटिंग करते हैं। लाइक हम मतलब इन जनरल सेंस इन various fields in science field also. So this is one thing जिसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। This is about one theory जिसको आप सब लोग like थोड़ा पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे, तो लेकिन ये थ्योरी एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस नहीं है और अभी इसको बुक्स के सिलेबस में से भी हटा रहे हैं, बट ये फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है स्कूल में, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। दिस इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके बारे में ये थोड़ा सा है। द पिल्ट डाउन मैन होक्स, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं वीडियो को और फिर समझेंगे क्या है ये। बेसिकली किसी ने पढ़ा है आप लोगों में से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? व्हाट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेज? एनीवन नोस? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन, बायोलॉजी में आई थिंक पढ़ाया जाता है 9th 10th। No one knows? कोई नहीं जानते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? कुछ तो बताइए, नहीं जानते हैं, जानते हैं? एनीथिंग? नो। ओके, सो आप ये नहीं जानते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बट ये तो जानते होंगे, ये आप लोगों ने सुना होगा कि हम बंदर से आए हैं। लाइक हमारे पूर्वज बंदर थे, वी केम फ्रॉम मंकीज। कुछ इस तरह से आपने सुना है कभी? लाइक किसी से भी घर में या इधर उधर, लाइक ये नॉलेज ये तो सुना होगा। तो यही है बेसिकली चार्ल्स डार्विन का थ्योरी जो कहता है कॉम्प्लेक्स शब्दों में। तो इसी थ्योरी में को रिसर्च करने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए कि हम सब लोग मंकीज से आए हैं या एप्स से आए हैं, बताया गया था कि
कोई मिसिंग लिंक होना चाहिए मंकीज के और ह्यूमंस के बीच में। मतलब क्योंकि थ्योरी कहती है कि जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, कि धीरे धीरे जो एप है या मंकी है वो ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ, ऐसा करके थ्योरी कहती है। ये थ्योरी है पहली बात। थ्योरी मतलब क्या होता है कि उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है या फिर किसी ने उसको होते हुए नहीं देखा है, बस वो थ्योरी है, किसी ने अपना अंडरस्टैंडिंग से बनाया है और उसके लिए फिर बोला कि अगर ऐसा होगा तो ये सही होगी। तो फिर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कोई हमें स्पीशी मिलनी चाहिए मंकी और ह्यूमन के बीच में, जो थोड़ा मंकी जैसा दिखाई दे, थोड़ा ह्यूमन जैसा दिखाई दे, ऐसा होना चाहिए। तो आप में से किसी लोगों ने ऐसा व्यक्ति देखा है जो थोड़ा मंकी जैसा दिखता हो, थोड़ा ह्यूमन जैसा, मतलब उसकी पूंछ है लेकिन वो ह्यूमन है, ऐसा कुछ, या फिर मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसा किसी ने देखा है, ऐसा कहीं सुना है, मतलब ऐसा होता है? एनीवन हैव सीन और हर्ड? नो, ऑब्वियसली नो एक्चुअली। लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो इसको प्रूव करने के लिए पुराने फॉसिल फ्यूल डिग किए गए और अलग अलग बनाए गए चीजें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो इस थ्योरी को एक्सेप्ट या फिर सही प्रूव करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन स्कल को लेके उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। लाइक उसमें थोड़ा सा फाइलिंग कर दी, मतलब कहीं से घिस दिया उसको, थोड़ा उसमें दांत खतरनाक वाले लगा दिए मंकी जैसे, या फिर लाइक कुछ उसमें जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भर दिया। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो है फॉरवर्ड किए गए, लेकिन फिर बाद में वो सब रिजेक्ट हो गए। तो करंटली जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जो ये कहता है कि हम बंदर से आए हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये लाइक इन अदर कंट्रीज आल्सो इट इज नॉट बीइंग टॉट। इसके बारे में और रिसर्च हो रही है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। complex researches are going on, but there is no proof that we came from monkeys. So और हम समझते हैं इसके बारे में, और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे कि ऐसा अगर सत्य है तो क्या होता है, और अगर ऐसा सत्य नहीं है तो क्या होता है। तो ये क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं कि हम बंदर से आए हैं, नहीं। तो ये एक वीडियो है जिसको हम देखेंगे थोड़ा सा। Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil called Zinjanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus haroldcooki, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska man in fact belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution failed one by one. Neanderthal man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979. Yeah. So इस तरह से इसके बहुत सारे एविडेंस लाइक आगे रखे गए और वो सब रिजेक्ट किए गए। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल अभी हम देखते हैं कि ये क्या थ्योरी था। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे भी इसके बारे में। लाइक हम सब पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, और फिर इस तरह से ये थ्योरी कहती है कि उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्पीशीज आनी स्टार्ट हुई, और फिर फाइनली एप्स आए, और एप्स के बाद ह्यूमन बीइंग्स आए। मतलब लेकिन एक्चुअल में जो मिसिंग लिंक है कि एप्स से मंकी आए, उसके बीच में स्पीशी एग्जिस्ट करनी चाहिए,
वो नहीं कर रही थी, तो उसके बहुत सारे लोगों ने एविडेंस फॉरवर्ड किए, लेकिन वो सब रिजेक्ट किए गए। तो ये थ्योरी है बेसिकली, और ये चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये थ्योरी मैंने सिर्फ और सिर्फ सोच के अपने, मतलब मैं ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं या फिर कुछ, बस ये मेरी सोच है, स्पेक्यूलेशन, या फिर ये मेरा गैस वर्क है, मैंने तुक्का मारा है ऐसा करके जो इन्होंने। लेकिन ये काफी फेमस है और काफी पढ़ाया गया था, पहले रिसर्च किया गया, लेकिन अभी इसको धीरे धीरे लाइक लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये थ्योरी गलत क्यों है, इसके बारे में और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन एक सिंपल एविडेंस ये है कि ये थ्योरी कहती है कि पहले लाइक एप्स एग्जिस्ट करते थे, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ह्यूमंस में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, और फिर ह्यूमंस आने स्टार्ट हुए। बट अगर ये हमने फॉसिल फ्यूल का कार्बन डेटिंग किया, जिसको आप लोग जानते होंगे कि हमने कार्बन डेटिंग किया कि कितने पहले कौन एग्जिस्ट कर रहा था, अर्थ को डिग किया गया, तो वहां पे पता चला कि 2 मिलियन ईयर्स पहले भी मंकीज भी एग्जिस्ट करते थे एंड ह्यूमन बींग्स भी एग्जिस्ट करते थे, दोनों स्पीशी पैरेलली एग्जिस्ट करते थे। तो ये बताता है कि कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जब ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे एक्चुअली। ओके, सो इसका प्रूफ कोई नहीं मिल पाया है इसी तरह से, जो ये थ्योरी है इवोल्यूशन का, तो इसलिए इसको ज्यादा लाइक वो भी नहीं अभी एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता, हमारी किताब में भी ज्यादा नहीं किया जाता था, लेकिन नाम से पढ़ाया जाता है थोड़ा, तो इसी बारे में इसमें हमने समझा। ये क्यों समझा हमने, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इस वर्ल्ड है वो स्टार्ट हुआ है कि कोई कुछ भी उसके पीछे रीजन नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे एक एक स्पीशी बनते गए और ऐसे चल रहा है, ये थ्योरी ऐसा कहती है। इस थ्योरी को अगर हम सच माने तो ये सत्य है, बट actually this world has been made by God for a beautiful purpose. This world has been made by God in such a way कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही सभी स्पीशी को like they are existing there. स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में बताया जाता है there are 84 लाख स्पीशीज। आप लोगों ने ये शब्द सुना भी होगा कहीं पर, 84 लाख योनियां होती हैं, ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने? You have heard all this sometimes? Yeah. So this is given in scriptures only. Actually, there are 84 lakh species. So that is what is being there. कि भगवान ने ये वर्ल्ड बनाया for a beautiful purpose. वो purpose क्या है? So that all of us can become pure-hearted. All of us can give up our bad tendencies, our bad thoughts, which comes in our mind. लोगों के अंदर गुस्सा होता है, anger, all these things. So this world has been created so that all of us can remove all these bad things from our mind and become pure and again unite with God. So this is the beautiful simple purpose of this world. लेकिन अगर हम इन थ्योरी को मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक कुछ थ्योरीज हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का कोई पर्पस नहीं है, एंड दैट क्रिएट्स द होल प्रॉब्लम एक्चुअली। इसी वजह से लाइक जो लोग हैं वो दे आर नॉट हैविंग एनी ग्रज और नॉट हैविंग एनी फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, वो एक दूसरे को हार्म करने के बारे में कुछ सोचते नहीं है, बिकॉज दे डोंट थिंक दैट वर्ल्ड हैज अ पर्पस। द ओनली पर्पस देन पीपल थिंक अबाउट वर्ल्ड इज दिस वर्ल्ड इज मेड फॉर माय एंजॉयमेंट, दिस वर्ल्ड इज मेड कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा करूंगा। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा अगर हम सब लोग सोचने लगे तो ये वर्ल्ड एक अच्छा प्लेस होगा? अगर सब लोग ये सोचने लगे कि मेरा जैसा मन करता है मैं वैसा करूं और ये वर्ल्ड ऐसे चल सकता है, ऐसा ये वर्ल्ड अच्छा हो सकता है, डू यू थिंक दैट? मतलब इसके पीछे आप लोगों का क्या सोचना है? नो कोई एग्जांपल, कोई रीजन आप देना चाहेंगे क्यों ऐसा नहीं, आप मतलब ऐसा आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या प्रॉब्लम है इस थॉट प्रोसेस से? ऐसा हम सोचेंगे तो क्या गलत होगा? ओके या करेक्ट।
सूर्यांश इज टेलिंग कि जो भी हम इस वर्ल्ड में चीज करते हैं, हर एक चीज के पीछे कुछ पर्पस होता है। तो अगर हम सोचें इस वर्ल्ड का ही कोई पर्पस नहीं, या फिर जैसा मैं चाहूँ वो सही है, तो वो गलत होगा। चोर सोचेगा कि फिर मैं जो चोरी कर रहा हूँ तो वो सही है, तो फिर उसे पुलिस पकड़ ही क्यों रही है अगर चोरी करना सही है। और ऐसे ही लोग जो किसी को मार रहे हैं, लाइक दे आर डूइंग किलिंग एंड ऑल, सो लोग सोचेंगे कि किसी को किल करना भी सही है, देन द होल वर्ल्ड विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि अगर सब कुछ जैसा मैं चाहूँ वो सही है। सो दैट वे वर्ल्ड कैन नॉट रन। वर्ल्ड विल रन व्हेन एवरीवन विल थिंक इन अ बेटर पर्सपेक्टिव वे, बेटर वे कि हाउ कैन आई मेक थिंग्स वर्क इन अ बेटर वे, हाउ कैन आई live in a way that I don't harm others, I help others rather, कि मैं दूसरे लोगों को help करूं rather than harming others, rather than creating trouble for others. So this is the thought process for which we are like moving ahead, जो हम इन sessions के through हम develop करना चाहते हैं, that we want to remove all the bad thoughts from our heart actually, not just simply कि मैं बस गलत कोई करता है तो हम नहीं सोचेंगे, हमारे हार्ट में ही वो जो थॉट्स हैं, रॉन्ग थॉट्स, वो कभी भी आनी नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू, एंड दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज गोइंग टू हेल्प इन दैट वे, इज गोइंग टू हेल्प इन दिस होल प्रोसेस। ओके, सो हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा भी है, लाइक आप लोगों ने ये भी कभी सुना होगा कि पहले ज़ेब्रा जो थे, ज़ेब्रा से like they converted into giraffe because they could not find any grass on ground like that. So ये थ्योरी उस तरह से बताती है, but there are no proofs for this theory. किसी ने ऐसे होते हुए नहीं देखा है, किसी ने कोई intermediate species भी नहीं देखी है, and that is why there are no logical proofs, and this is not, there are various loopholes in this theory ऐसा। तो इसमें यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जिराफ हैं, तो उनको अगर गर्दन उनकी ऊंची होनी पड़ी क्योंकि ग्रास नहीं था, तो क्या वो पानी नहीं पीते थे नीचे, उनको पानी नहीं चाहिए था। तो एक लूप होल लिया है कि अगर मंकी जो है वो सभी इवॉल्व हो गए ह्यूमंस में, व्हाई मंकीज आर स्टिल प्रेजेंट, व्हाई मंकीज आर नॉट फिनिश्ड ऑल द वे। सो देयर आर वेरियस लूप होल्स, सो दैट वे। तो टिल नाउ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू एनी क्वेश्चंस। जो अभी तक हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किए 2 तरीके नॉलेज गेन करने के, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण, बट बोथ ऑफ देम हैव सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि वो 4 डिफेक्ट्स हमने डिस्कस किए कि हमारी सेंसेस लिमिटेड होती हैं, तो इस वजह से हमें वो नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं मिल पाती इन मेथड के थ्रू। तो अब हम थर्ड मेथड पर आने वाले हैं। इससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। So that now we will come to the third method of gaining knowledge, and the third method of gaining knowledge is शब्द प्रमाण। So शब्द प्रमाण क्या होता है वो हम समझेंगे। So शब्द प्रमाण means the way you are gaining knowledge in your school, that is शब्द प्रमाण। तो आप लोग स्कूल में नॉलेज कैसे गेन कर रहे हैं, that your teachers are teaching certain books, certain syllabus which has been certified, which has been prescribed many times, और हम जो अथॉरिटी है जिसने टीचर ने वो नॉलेज को पहले गेन किया है, उसके थ्रू हम उस नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग रिसर्च के 2 + 2 = 4 होता है, ये हम शुरू में ही सीख लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके पीछे हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि ये होता है कैसे होता है, या फिर जो एल्गोरिथम्स होती हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अगर जानते हो, तो किसी ने रिसर्च आप लोगों में से नहीं किया कि वो सही है या नहीं। We learned that Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, ऐसा करके, और उसको हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। So this is the method of gaining knowledge from hearing from authority, जिसको वो नॉलेज पहले से ही जिसने गेन किया है, उससे हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं अपने बुक्स के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू। हम खुद रिसर्च नहीं कर रहे हैं उस नॉलेज को, लाइक दैट। रिसर्च जो होता है वो पीएचडी करते टाइम लाइक वी डू, उसमें हम कुछ नया चीज
इवोल्व करने का कोशिश करते हैं और उसमें एक छोटा सा थ्योरी लाने के लिए 5-6 साल लगते हैं, एक छोटा सा पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, एक नया चीज ऐड करने के लिए 5-6 साल अकेले लगते हैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को इन PhD. So currently the knowledge which we are gaining, that is through Shabdikman. तो इसी तरह से भगवान के बारे में या फिर to understand about God also or about our life also, we need knowledge from some authority who know this knowledge. और वो authority क्या है? वो है scriptures, भगवत गीता, like that. तो हम ये सब कैसे माने, क्या भगवत गीता में रियली जो नॉलेज है वो लाइक करेक्ट है या नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. आई होप आप सब लोगों की अभी छुट्टियां पड़ गई है ना, समर वैकेशन एंड ऑल ऑफ यू आर लाइक, अगर मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा करूं तो इट विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू, अगर 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा आगे बढ़ें. और डू यू वांट मी टू एंड राइट नाउ? वेल, anyone have any issues? मतलब बता सकते हैं frankly, अगर आपको, हम अगले बार इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, आई थिंक आप सब लोगों का भी वैकेशंस हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों ने कुछ, ठीक है, मैं बात करता हूँ. पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, एक वीडियो देखते हैं पहले, उस वीडियो से एक अच्छा लेसन मिलेगा और वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लेसन है इस वीडियो में. Yeah, it was a funny video as such, but इससे एक बहुत ही important lesson मिल रहा है. तो कौन बताना चाहेगा what is the lesson from this video? Okay, Suryansh. Okay, go ahead, Suryansh. सर हमें इस वीडियो में ये दिखाया कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर एक फुल्ली उस सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे. और अगर कोई फिजिकल चीज़ भी है, जैसे कि कोई पेन है, तो अगर मुझे पेन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा. और अगर मुझे वर्ड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पाऊंगा. तो यहाँ पे वही दिखाया है कि नॉलेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, फिजिकली भी और जितने भी हमारी नॉर्मल थ्योरेटिकल बात है उनके लिए भी. ओके, करेक्ट. सो यही है कि किसी भी मशीन को यूज करने से पहले सिंपली उसका एक मैनुअल हमें पढ़ना होता है. जैसे कोई भी कैलकुलेटर आप लोगों ने इंजीनियरिंग में मतलब यूज होता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप अगर जाएंगे तो पता चलेगा उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी होता है. You can do integration also, you can calculate various things, मतलब जो आप लोग काफी स्क्वायर करना या फिर इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो निकालना, वो सब किया जा सकता है उस कैलकुलेटर से. बट उस कैलकुलेटर को यूज आप तभी कर पाएंगे जब अच्छे से उसका मैनुअल पढ़ेंगे. ऐसे ही यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया कि उसके पास उसका मैनुअल उसने पढ़ा नहीं था कि कैसे उस मशीन को यूज करना है. देन ही लैंडेड अप इनटू ट्रबल. सो सिमिलरली हमारे लाइफ के लिए भी एक मैनुअल है, इस वर्ल्ड में रहने के लिए भी एक मैनुअल है, इस वर्ल्ड में कैसे हम प्रॉपरली रह सकते हैं, हाउ वी कैन लिव प्रॉपरली. और वो मैनुअल कौन बनाता है? किसी भी चीज का मैनुअल कौन बनाता है नॉर्मली? लाइक कोई जो प्रोडक्ट भी उस चीज़ को क्रिएट करता है. या मैन्युफैक्चरर और क्रिएटर. सो सिमिलरली इस वर्ल्ड के क्रिएटर हैं गॉड. तो उन्होंने इस वर्ल्ड के लिए मैनुअल बनाया है स्क्रिप्चर्स के लिए.
उन मैनुअल को अगर हम समझेंगे तो देन वी विल बी एबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड हाउ ही वांट्स अस टू लिव, जैसा वो हमें चाहते हैं कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने इस वर्ल्ड बनाया है वो हम समझ पाएंगे उस मैनुअल के थ्रू, साथ ही साथ हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से रह भी पाएंगे, ताकि हम अपनी लाइफ में भी ट्रबल क्रिएट ना करें। जैसे बिना मैनुअल पढ़े वो यूज किया उसने मशीन को, ही गेट इनटू ट्रबल। तो ऐसे ही इस वर्ल्ड में जो व्यक्ति नहीं जानते हैं व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज इनकरेक्ट, पीपल में लैंड अप इनटू ट्रबल। लेकिन फिर उनका कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलती से किसी को ये पता है कि किसी को कोई ये बोले कोर्ट में जाके कि मुझे पता नहीं था कि मर्डर करना या चोरी करना गलत होता है कानून के नजरों में, तो क्या उसको कोर्ट उसको छोड़ देंगे कि आपको तो पता ही नहीं था कि ये करना गलत होता है? तो डू यू थिंक दैट he will not get any punishment from court? No, मतलब ये नॉर्मल चीज है, उसको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही इस वर्ल्ड में भी जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि भगवान कैसे चाहते हैं इस वर्ल्ड में हमें रहना, then we will be able to live in the best possible way. Yeah, so that is the only thing. तो यही अब हम कैसे माने कि ये जो मैनुअल है, आप बात कर रहे हैं भगवत गीता की, तो हाउ डू वी नो दैट दे आर रियली गुड थिंग? हाउ डू वी नो दैट कि वो नॉलेज जो है, पहली बात तो ये कि वो नॉलेज परफेक्ट है, क्योंकि ये जो 4 डिफेक्ट होते हैं जिस वजह से नॉलेज हमें इम्परफेक्ट मिल रहा है कि हमारी सेंसेस लिमिटेड हैं, हम गलतियां कमिट करते हैं, वो भगवान के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो बिकॉज गॉड is free from all those 4 defects, so whatever manual he has given, that is perfect manual, वो परफेक्ट है मैनुअल हमारे लिए। लेकिन इसको हमें मानना भी, हमें ऐसे तो नहीं हम मानेंगे बिकॉज ऑल ऑफ अस आर साइंटिफिक पर्सन, तो इसके लिए हम ध्यान से समझेंगे तो तब हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसको गहराई से समझेंगे तो वही हम समझते हैं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसी को हम समझेंगे। उसके बाद आगे हम academic performance. Sharma Upadhyay, the year is 2022 and India is celebrating 75 years of independence. 75 years ago, the British left India and we became free. Or did we? Would you say we are still colonized in our minds? Would you say our decision making is 100% free of biases and inferiority complex even? Would you say our choices are still very British or Western? When the British colonized India, they were desperate to legitimize their rule. So they came up with the theory of the white man's burden. They built smokes and mirrors around civilizing India, painted themselves as a superior race. The British were superior, we Indians inferior. Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. They introduced an education system that hailed the British as superior in science, arts, even morals. On the 2nd of February 1835, Macaulay circulated his Minute on Education. He declared, a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Quick fact check. The Mahabharata is lengthier than Homer's Iliad and Odyssey.